स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 22 जनवरी 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 प्री एज वेल एज मेंस। एंड ना सिर्फ हम लोग इस सेशन में करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इन करंट अफेयर्स में से अगर क्वेश्चन आता है तो प्रीलिम्स में इसमें से एमसीक्यूज किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, एंड अगर मेंस आंसर राइटिंग में आपको इस डाटा का कहीं पर यूज करना है तो किस तरीके से आप वो कर सकते हैं। सो काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जानने के लिए और अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को इन्हांस करने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। शुरू करते हैं 22 जनवरी 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके करंट अफेयर्स। पहली खबर ये रही आपके सामने, चले देखते हैं। तो जो पहली न्यूज़ है या जो पहला करंट अफेयर है, इसमें हमको एक ऐसी भाषा के बारे में बातचीत करनी है, एक ऐसी भाषा के बारे में डिस्कशन करना है जो लगभग लगभग विलुप्त होने के कगार पे पहुंच चुकी है और उसी के बारे में ये न्यूज़ है। तो पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर इसमें से क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं वो भी देखेंगे। भाषा का नाम है मधिका। मधिका इज अ लैंग्वेज विच इज ब्लेंड ऑफ तेलुगु, तुलु, कन्नड़ एंड मलयालम। तो तेलुगु भाषा, तुलु भाषा जो कर्नाटक में बोली जाती है, कन्नड़ भाषा ये भी कर्नाटक में बोली जाती है और मलयालम जो केरल में बोली जाती है। इन चारों भाषाओं के कॉम्बिनेशन के चलते, इन चारों भाषाओं के ब्लेंड के चलते एक नई भाषा निकल कर आई थी, या फिर एक इन चारों भाषाओं के समागम के चलते एक भाषा बनी थी जिस भाषा का नाम है मधिका। और प्राइमरीली इसको आज की तारीख में बोला जाता है केरल के कन्नूर जिले में, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट है जिसको इंग्लिश में कई बार हिस्ट्री में खास तौर पे कैनेनोर के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर इस मधिका भाषा को बोला जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि कन्नूर में रहने वाले सारे लोग ही इस भाषा को बोलते हों। यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिसका नाम है चकालिया कम्युनिटी, और ये चकालिया कम्युनिटी जो है इस भाषा मधिका भाषा को बोलती है। अब सवाल यह है कि ये पर्टिकुलर मधिका भाषा क्यों न्यूज में है या फिर ये क्यों विलुप्ति की कगार पे पहुंच गई है। तो उसका जवाब यह है कि आज की तारीख में इस भाषा को फ्लुएंटली बोलने वाले सिर्फ दो लोग जिंदा हैं। आज की तारीख में इस भाषा को फ्लुएंटली, जो एकदम जिस तरह से मैं अब आपसे बात कर रहा हूं हिंदी में, तो हिंदी क्योंकि मेरी मातृभाषा है तो मैं इसको फ्लुएंटली बोल पा रहा हूं, और आपकी भाषा भी या फिर आपकी मदर टंग हिंदी है तो आप इसको समझ पा रहे हैं। तो इतना फ्लुएंटली मधिका भाषा में बात करने वाले या इतना फ्लुएंट मधिका भाषा को अगर बोला जा रहा है तो समझ सकने वाले आज की तारीख में दुनिया में सिर्फ दो लोग जिंदा बचे हैं। और ये लोग बेसिकली चकालिया कम्युनिटी से ही हैं। और चकालिया कम्युनिटी में जो बाकी लोग हैं वो भी इस भाषा को सीखने में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, इतना ज्यादा इस पर्टिकुलर भाषा को जो है की तरफ इतनी एफिनिटी नहीं दिखा रहे। इसलिए डर ये बना हुआ है कि अगर इन दो लोगों को कुछ हो गया या फिर अगर नेचुरली भी इनकी डेथ हो गई और उसके पहले अगर इस भाषा को अगर रिकॉर्ड नहीं किया गया, इस भाषा के और अगर बोलने वाले अगर पैदा नहीं किए गए या फिर और लोगों को ये भाषा नहीं सिखाई गई तो कहीं ना कहीं ये भाषा विलुप्त हो जाएगी। इसकी एक वजह यह भी है कि इस भाषा की अपनी खुद की कोई स्क्रिप्ट नहीं है। जैसे अब यहाँ पे इंग्लिश आपके सामने लिखी हुई है, तो इंग्लिश जो है वो रोमन स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। तो इसी तरीके से हर एक भाषा की अपनी एक स्क्रिप्ट होती है। हिंदी को हम लोग देवनागरी में लिखते हैं, जो हमारी साउथ की भाषाएं उनकी भी अपनी अपनी स्क्रिप्ट्स हैं। तो उस तरीके से चकालिया भाषा जो बेसिकली इन चार भाषाओं के समागम या कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी है, तेलुगु, तुलु, कन्नड़ और मलयालम, ये एज सच इन चारों के कॉम्बिनेशन से बनकर तैयार हो गई और लोगों ने इसका कम्युनिकेशन में इस्तेमाल भी किया, मगर इसकी कोई एक स्पेसिफिक स्क्रिप्ट नहीं बनाई। ये भाषा बेसिकली एक बोलचाल की भाषा रही। इसमें बातचीत तो हुई, इसमें आपने वर्बली एक से दूसरे से कम्युनिकेशन किया एंड जनरेशन टू जनरेशन ये भाषा ट्रांसमिट भी हुई, मगर इसकी कोई एक स्पेसिफिक स्क्रिप्ट बना के तैयार नहीं करी। अब क्योंकि इस भाषा की कोई अपनी एक स्पेसिफिक स्क्रिप्ट नहीं है, इसके चलते इसको अच्छे से प्रिजर्व नहीं किया जा सकता। और चकालिया कम्युनिटी जिसमें इस भाषा को प्रोमिनेंटली बोला जाता था, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो यूथ हैं या फिर जो युवा हैं, वो इस भाषा को सीखने की तरफ ज्यादा रुझान नहीं दिखा रहे। अब क्योंकि ये जो प्राइमरीली ये लोग कन्नूर जिले में रहते हैं, यहाँ पर मलयालम भाषा पढ़ाई जाती है स्कूल में, तो मलयालम भाषा सीख रहे हैं। क्योंकि ये भाषा इनके आपस में भी जो है बोलचाल में इस्तेमाल नहीं होती और स्क्रिप्ट इसकी है नहीं, तो फिर इसको आप ऐसे बच्चे को जैसे ए फॉर एप्पल या फिर आ से आम करके जो अक्षर आप सिखाते हो, फिर आप
आप शब्द और उन अक्षरों की मदद से फिर आप शब्द बनाना सिखाते हो, फिर उसके बाद में बच्चा भाषा बोलना सीखता है। उस तरीके से आप इसको सिखा नहीं सकते क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट नहीं है। तो यूथ जो है इस चकालिया कम्युनिटी के, इस कम्युनिटी ने भी जो है अब अपना मलयालम भाषा को सीखना शुरू कर दिया है, ज्यादा उस पर ही फोकस करते हैं। अपनी जो ये मदिका भाषा है इसकी तरफ में स्ट्रेस देना, इसको सीखना उन्होंने भी जो है कम कर दिया है। इसके चलते अब स्थिति ये आ गई है कि इसको बोलने वाले आज की तारीख में सिर्फ प्रोमिनेंटली या फ्लुएंटली बोलने वाले सिर्फ 2 लोग जिंदा हैं। और अगर इनमें से इनको कुछ हो जाता है या फिर अगर अपनी नेचुरल डेथ भी अगर ये मर जाते हैं, तो उसके बाद में फिर हमारे पास में इस भाषा को बोलने वाला, फ्लुएंटली बोलने वाला और समझने वाला कोई बचेगा नहीं। और इसलिए इस पर्टिकुलर भाषा के ऊपर एक्सटिंक्ट होने का जो खतरा है या फिर एक्सटिंक्ट होने का जो थ्रेट है वो मंडरा रहा है। तो ये मदिका भाषा के बारे में कुछ ये न्यूज थी, ये मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस करी। अब इसमें से क्वेश्चंस किस किस तरीके के बन सकते हैं, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि मदिका भाषा के नाम से या मदिका लैंग्वेज के नाम से एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है हाल फिलहाल न्यूज में थी, तो ये लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, और दूसरा ये लैंग्वेज कितनी भाषाओं का कॉम्बिनेशन है। इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो याद रखना पड़ेगा, तेलुगु, तुलु, मलयालम और कन्नड़, इन 4 भाषाओं का कॉम्बिनेशन है। एग्जामिनर आपके साथ में छेड़खानी करने के लिए करेगा ये कि वो तुलु की जगह काटकर हो सकता है तमिल कर दे। तो अपने को ध्यान रखना है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम नहीं है, तमिल नहीं है, तेलुगु, तुलु, तुलु भाषा, कन्नड़ भाषा और मलयालम। और इसमें भी जो तुलु भाषा है ये भी कर्नाटक में एक सर्टेन एरिया है उसमें बोली जाती है। कन्नड़ भाषा जो है ये भी कर्नाटक में बोली जाती है। तेलुगु ऑब्वियस सी बात है आंध्र और तेलंगाना की भाषा है, और केरल में अपनी मलयालम भाषा बोली जाती है। इन चारों के कॉम्बिनेशन से मिलकर तैयार हुई है। दूसरा, इस पर्टिकुलर भाषा के बारे में एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसकी स्क्रिप्ट है या नहीं। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि इसकी कोई अपनी खुद की स्क्रिप्ट नहीं है। तीसरा क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है कि चकालिया कम्युनिटी नाम की एक कम्युनिटी जो है कुछ वक्त से न्यूज में बनी हुई है, तो ये चकालिया कम्युनिटी आपको किस स्टेट में देखने के लिए मिलती है। तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये केरल राज्य के कन्नूर जिले में हमको देखने के लिए मिलती है। इतने कुछ क्वेश्चन हैं जो इस पर्टिकुलर न्यूज से बनकर तैयार होते हैं, और ये अपने को याद रखना है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आया तो वो एमसीक्यू के फॉर्म में ही आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में ही आएगा, या फिर यूं कह सकते हैं कि इसमें से अगर कोई सवाल आएगा तो प्रीलिम्स में ही उसके आने की संभावना ज्यादा है, मेंस में इसमें से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो ये हो गई अपनी पहली न्यूज जिसमें अपन ने मदिका लैंग्वेज के बारे में बातचीत कर ली है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं इसे। नेक्स्ट जो न्यूज है इसमें हमको ये बताया गया है कि हमारा जो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर मैमल्स की जो स्पीशीज मिलती हैं या फिर जितने भी यहाँ पे अलग अलग प्रजाति के मैमल्स पाए जाते हैं, उसमें 2 नई स्पीशीज को मैमल्स की ऐड किया गया। 2 mammalian species have been added to the list of fauna in Assam's Kaziranga National Park and Tiger Reserve। तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में मैमल्स की जितनी हमको अलग अलग स्पीशीज या वैरायटीज या प्रजातियां मिलती हैं, उस लिस्ट में 2 नाम और ऐड किए गए हैं। किस किस के नाम ऐड किए गए हैं? पहला है बिंटूरोंग का और दूसरा है स्मॉल क्लॉड ऑटर। अब ये जीव क्या है और इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ना सिर्फ यूपीएससी के प्रीलिम्स में इसमें से संभावना है क्वेश्चंस आने की, इसके अलावा जो आपके स्टेट पीएससी के प्रीलिम्स हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड दूसरे जो एग्जामिनेशन होते हैं, वन डे एग्जामिनेशन, सीडीएस हो गया, नेशनल डिफेंस एकेडमी हो गया, सीएपीएफ हो गया, वहां पर भी इसमें से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बिंटूरोंग और स्मॉल क्लॉड ऑटर, ये 2 मैमेलियन स्पीशीज को ऐड किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क के एंड टाइगर रिजर्व में जो अलग अलग मैमल स्पीशीज मिलती हैं उसमें। अब इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जो बिंटूरोंग है वो दिखता कैसा है हम वो देख लेते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो बिंटूरोंग नाम की जो ये चीज है या फिर ये जो जंतु है, ये कुछ इस तरीके का नजर आता है। ये अब आपको एक बिल्ली जैसा नजर आ रहा होगा, बेसिकली एक बिल्ली जैसा दिखता है। और फोटोग्राफ्स देखिए इसकी, ये वाली फोटो थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। देखिए इसे, तो एक कैट की तरह जो है आपको देखने में नजर आता है। एक और फोटो देखिए, इसका फेस आगे से कैसा दिख रहा है। तो ये जो स्पीशीज है इसका नाम है बिंटूरोंग। अब इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। बिंटूरोंग ऑल्सो नोन एज बियर कैट, इट इज लार्जेस्ट सीवेट इन इंडिया। It is an arboreal mammal, that is, it lives on the trees. It is native to South and Southeast Asia, not easily found due to its nocturnal and arboreal nature.
तो बिंटू रॉन्ग बेसिकली जो है ये एक बिल्ली की तरह आपको नजर आता है, और इसको कई बार बियर कैट के नाम से भी जाना जाता है। एंड इंडिया में पाई जाने वाली जो अलग अलग तरीके की बिल्ली की प्रजातियां होती हैं, या बिल्ली जैसी दिखने वाली आपकी जो प्रजातियां होती हैं, सिवेट जो है बेसिकली एक बिल्लियों की तरह जो दिखता है, जिसका फर होता है और कैट लाइक स्ट्रक्चर है, चार पैरों पे चलने वाले इस तरह फर वाले जो जानवर हैं जो कैट जैसे अपीयर करते हैं, इनको सिवेट बोला जाता है। तो भारत में मिलने वाले अलग अलग सिवेट्स में बिंटू रॉन्ग जो है वो साइज के हिसाब से अगर आप बात करो, बाय शेप या फिर बाय साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करो, तो लार्जेस्ट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, बिंटू रॉन्ग को बियर कैट के नाम से भी जाना जाता है, और हिंदुस्तान में मिलने वाला ये लार्जेस्ट सिवेट है। सिवेट का मतलब क्या होता है? चार पैरों पर चलने वाला फर चलने वाला वो जानवर जिसके शरीर पे फर है, एंड जो बिल्ली की तरह लगता है। बिल्ली होता नहीं है, मियाऊ मियाऊ करता नहीं है, मगर ये बिल्ली की तरह दिखता है, आपको एक अपीयरेंस में नजर आता है कि ये बिल्ली की तरह, इसका कैट लाइक अपीयरेंस होता है। अब ये जो मैमल है बिंटू रॉन्ग, ये एक आर्बोरियल मैमल है। आर्बोरियल मैमल का मतलब होता है वो मैमल्स या फिर वो स्पीशीज जो सिर्फ पेड़ों पर रहते हैं, जो जनरली जमीन पर नहीं रहते हैं, जमीन पर अपना हैबिटेट नहीं बनाते, पेड़ों पर ही जो है अपना जीवन का निर्वहन करते हैं, उस तरीके के जो मैमल्स होते हैं इनको आर्बोरियल मैमल बोला जाता है। तो अपना ये जो बिंटू रंग है, ये भी एक आर्बोरियल मैमल है, ये अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा पेड़ों पर बिताता है। अब ऐसा भी नहीं था कि हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में ये पाया नहीं जाता, इंडिया के कई इलाकों में ये देखने को मिलता है। खास तौर पे आपको साउथ में, एशिया की अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो एशिया में, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में ये देखने को मिलता है। अब साउथ एशिया में, जिसमें हमारा देश भी आता है, नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में ये पाया जाता है, ईस्ट इंडिया के जंगलों में भी ये देखने को मिलता है, मगर अभी तक ये काजीरंगा नेशनल पार्क में हमको देखने को नहीं मिला था। इसकी एक वजह ये भी है कि ये आसानी से, जिन इलाकों में इसका हैबिटेट होता है वहां पर भी ये आपको आसानी से देखने को नहीं मिलता। एक वजह तो ये कि जनरली पेड़ों में रहता है। दूसरी वजह ये है कि इसका जो नेचर है वो आर्बोरियल है नेचर है, यानी कि ये रात के वक्त में एक्टिव होता है, दिन के वक्त में जनरली ये सोता है या फिर ये छुपा रहता है अपने हैबिटेट्स वगैरह में जो इसने पेड़ों के ऊपर बना के रखे हैं। तो बहुत आसानी से ये नजर नहीं आता, रात के वक्त में एक्टिव रहता है, पेड़ों पर जनरली सर्वाइव करता है, इसके चलते अपने हैबिटेट्स में क्यों भी, क्योंकि ये अपने को आसानी से देखने को नहीं मिलता, तो जाहिर सी बात है कि किसी काजीरंगा में अब ये था या नहीं था इसका अंदाजा लगाना अपने आप में मुश्किल था। फॉर्चुनेटली इस बार जो है इसको स्पॉट किया गया, एक से ज्यादा बार स्पॉट किया गया, तो उसके बाद में अल्टीमेटली ये कंफर्म हुआ कि ये मैमल जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में भी एग्जिस्ट करता है। तो अपने को याद रखना है, यहां से क्वेश्चंस वगैरह बनेंगे। बिंटू रंग कौन है? बिंटू रंग इस तरीके से दिखता है, ये कैट जैसा मैमल है जिसके बॉडी के ऊपर फर है, कुछ इस तरीके का नजर आता है। ये इसका एक बड़ा फोटोग्राफ, ये आपकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा है। इसका एक और फोटोग्राफ, एकदम आपकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा है। एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको बियर कैट के नाम से भी जाना जाता है, भारत में पाया जाने वाला लार्जेस्ट सिवेट। सिवेट का मतलब फिर बता रहा हूं एक बार, मैमल जिसके बॉडी पे फर है, कैट की तरह अपीयरेंस है, कैट होता नहीं है मगर। इसके बाद आर्बोरियल मैमल है, यानी कि पेड़ों पर रहता है, रात के वक्त नॉक्टर्नल नेचर है, यानी कि रात के वक्त में एक्टिव है। जनरली नेटिव कहाँ का है? साउथ एशिया में पाया जाता है और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में ये कई जगहों पर मिलता है, ईस्ट आपका जो बंगाल और बाकी जो आपके ईस्ट के जंगल है वहां पर भी पाया जाता है, काजीरंगा में मगर ये पहली बार देखा गया। तो चलें, ये हो गया बिटूरोंग। दूसरे वाले का नाम है स्मॉल क्लॉड ऑटर। ऑटर यानी कि आपका उदबिलाव। तो छोटे छोटे जिस उदबिलाव के पंजे होते हैं उसको बोलेंगे हम लोग स्मॉल क्लॉड। तो छोटे छोटे ऐसे पंजों वाला, छोटे छोटे पंजों वाला, छोटे छोटे क्लॉज वाला जो ये उदबिलाव है या ऑटर है, इसको हम लोगों ने स्मॉल क्लॉड ऑटर बोल रखा है। ये भी जो है पहली बार काजीरंगा में देखा गया, और फाइनली इसको भी फिर काजीरंगा के मैमल्स की लिस्ट में ऐड किया गया। अब स्मॉल क्लॉड ऑटर की भी कुछ फोटोग्राफ्स पहले अपन लोग देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा आपको अच्छे से दिखे इसके लिए मैं इसकी फोटो बड़ा कर देता हूं। देखिए ऐसा, ये एक और फोटोग्राफ है। काफी शरीफ सा मासूम सा जानवर है। उदबिलाव वैसे भी काफी शांति प्रिय होते हैं, जनरली वो धमा चौकड़ी या उछल कूद मचाते नहीं है, तो उसी तरीके का शांत नेचर हमको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। इस फोटो को भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखिए यह है स्मॉल क्लॉड ऑटर। तो ये स्मॉल क्लॉड ऑटर के बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एशियन स्मॉल क्लॉड ऑटर।
तो ये जो स्मॉल क्लॉड ऑटर या छोटे पंजों वाला उदबिलाव है, इसको एक और नाम से जाना जाता है। नाम बेसिकली वही है, उसमें बस एशियन ऐड कर दिया गया है। एशियन स्मॉल क्लॉड ऑटर, यानी कि एशिया में पाया जाने वाला छोटे पंजों वाला उदबिलाव। इट इज वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ऑटर स्पीशीज, यानी कि दुनिया में अलग अलग जगहों पर उदबिलाव की जो स्पीशीज आपको देखने को मिलती हैं, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, शेप और साइज, बॉडी वेट, हाइट वगैरह के हिसाब से देखा जाए, तो ये सबसे छोटी स्पीशीज है बाय साइज। This mammal too has a wide distribution range extending from India eastwards to Southeast Asia and Southern China. तो ये मैमल भी आपको एशिया की अगर बात की जाए तो काफी बड़े इलाके में देखने को मिलता है। भारत में जो ईस्ट के जंगल्स हैं, जो हमारा पूर्वी भारत है, उसके जंगलों से अगर आप देखना शुरू करेंगे तो वहां से लेकर आपको ये साउथ ईस्ट एशिया तक के जंगलों में देखने को मिलता है। और चाइना का जो सदर्न पार्ट है, सदर्न चाइना जो है, वहां पर भी इसको ये देखने को मिलता है। Primarily found in freshwater habitats where it feeds on diet of fish, crustaceans and mollusks. तो प्राइमरीली ये कहां पर देखने को मिलता है या कहां पे पाया जाता है? फ्रेश वाटर का अगर कोई सोर्स हो, कोई अगर बहती हुई रिवर हो, कोई झील हो, या इस तरीके के कोई पानी के सोते हो, तो उनके पास में ये पाया जाता है। जनरली पानी में ही अपना ज्यादातर टाइम ये गुजारता है, और पानी में जो अलग अलग चीजें इसको खाने को मिलती हैं, उसी की डाइट पर ये जिंदा रहता है। जिसमें एक तो फिश हो गया, मछली पकड़ के खाता है। दूसरा क्रस्टेशियंस जो है, ये इनको भी खाता है। और तीसरा है मोलस्कस। मोलस्कस का मतलब होता है जो काई वगैरह जम रही है, या जो आपके अलग अलग वनस्पतियां आपको देखने को मिल जाती हैं पानी के अंदर में, ये उसको खाता है। अब ये जो वर्ड है क्रस्टेशियंस, बहुत से लोगों ने अपने शायद इस वर्ड को पहले ना सुना हो। तो क्रस्टेशियंस का क्या मतलब होता है, पहले मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद में फर्दर बात करते हैं। Crustaceans, any creature with a soft body in several sections and covered with hard outer shell. तो अगर कोई ऐसा क्रिएचर है जिसके शरीर के कई सारे हिस्से हैं जो बड़े नरम से हैं और उनके ऊपर एक हार्ड आउटर शेल लगा हुआ है, तो इस तरीके के जानवर को क्रस्टेशियन बोला जाता है। जैसे कि केकड़े हो गए, या इस तरीके के जो दूसरे जानवर होते हैं, इनको क्रस्टेशियन बोला जाता है। और क्रस्टेशियन जनरली हमको पानी में देखने के लिए मिलता है। फोटोग्राफ दिखा देते हैं आपको। क्रैब हो गया, लॉबस्टर हो गया, श्रिम्प हो गई, प्रॉन हो गया, और इस तरीके के जो दूसरे जानवर होते हैं जिनका जो बॉडी है कई सारे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, और सारे जो पार्ट्स हैं ये बड़े सॉफ्ट होते हैं, बट इनके ऊपर एक बड़ा हार्ड सा शेल बना होता है जिससे कि इनकी जो सॉफ्ट सी बॉडी है उसको प्रोटेक्शन मिलता है। इस तरीके के जानवर जो प्रोमिनेंटली हमको पानी में देखने के लिए मिलते हैं, क्रस्टेशियंस कहा जाता है। तो अपना जो ये स्मॉल क्लॉड वाला ऑटर है, ये क्या खाकर जिंदा रहता है? एक तो आपका जो ये स्मॉल क्लॉ वाला ऑटर है, एक तो मछली खाता है। इस तरीके के जो क्रस्टेशियंस देखने को मिलते हैं, जिसमें क्रैब आ जाता है, लॉबस्टर आ जाता है, और इस तरीके की दूसरी चीजें आ जाती हैं, वो खाकर। और जो काई या इस तरीके के जो दूसरे आपको वनस्पति वगैरह पानी में मिलती हैं, उनको खाकर ये जिंदा रहता है। ठीक है। अब क्रस्टेशियन, ये जो अपना स्मॉल क्लॉड ऑटर है, इसके पहले, अब ऐसा भी नहीं है कि हिंदुस्तान में ये काजीरंगा नेशनल पार्क के पहले कहीं पे नहीं मिला हो। जैसे कि मैंने कहा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको काफी बड़े इलाके में देखने को मिलता है, पूर्वी भारत से लेके साउथ ईस्ट, आपका साउथ ईस्ट एशिया तक, और सदर्न चाइना में ये काफी जगहों पे पाया जाता है। प्रोमिनेंटली काजीरंगा में मिलने के पहले ये वेस्टर्न हिमालयज में काफी देखा गया है, और इसके अलावा उड़ीसा में ये बहुत पाया जाता है। आप पहली बार ये हुआ है कि असम के काजीरंगा में भी ये मिला है, तो इससे हमको समझ में आया है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है काफी बड़े इलाके में है। काफी इसका जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन जिस इलाके में अभी तक समझा जाता था, ये उसको भी एक्सटेंड करता है। तो इस तरीके से जो है ये यहाँ पर भी हमको देखने के लिए मिला है। अब ये दोनों के दोनों जो जानवर हैं, चाहे आप इसके पहले वाले की बात कर लें, चाहे आप इसके पहले जो बिंटू रंग था इसकी बात कर लें, चाहे छोटे छोटे पैरों वाला ऑटर या उदबिला हो इसकी बात कर लें, ये दोनों के दोनों जानवर हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसके शेड्यूल 1 में इन दोनों को रखा गया है। यानी कि इन दोनों का ना तो शिकार किया जा सकता है, ना इनके हैबिटेट को डिस्टर्ब किया जा सकता है, और अगर इस तरीके की कोई कोशिश करेगा तो फिर उसको काफी हैवी पेनल्टी एंड सजा भुगतना पड़ेगी। तो ये अपने को याद रखना है, दोनों के दोनों जो है, बिंटू रंग हो गया या फिर स्मॉल क्लॉड ऑटर हो गया, दोनों जो जानवर हैं, इनको शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में प्रोटेक्शन मिला हुआ है। इनका शिकार नहीं किया जा सकता, किसी भी सूरत में इनका शिकार नहीं हो सकता। ये दोनों के दोनों
अब स्पीशीज काजीरंगा में किस तरह से रिकॉर्ड हो गई? उसका जवाब यह है कि काजीरंगा में वक्त वक्त पर वहां के जो कर्मचारी हैं एन्यूमरेशन करते रहते हैं। एन्यूमरेशन का मतलब है कि वहां पे जितनी अलग अलग स्पीशीज की लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट को जांचने के लिए कि यार इसमें से जितने अपने मैमल्स या दूसरे अलग अलग तरीके के जानवर यहाँ मिलते हैं, इसमें कोई बढ़ोतरी हुई है या फिर कोई जानवर यहाँ से विलुप्त तो नहीं हो गया, यहाँ से कहीं और चला तो नहीं गया। इस चीज को चेक करने के लिए वक्त वक्त पर काजीरंगा में एन्यूमरेशन होता है। एक तरीके की रिकाउंटिंग कह सकते हो आप, की जाती है कि जितने जानवर हैं उनको जा जाके ढूंढा जाता है, स्पॉट किया जाता है। अगर मिल गए तो उसका मतलब वहां पर मौजूद है, और अगर नहीं मिले तो ऑब्वियस सी बात है फिर वहां से वो जा चुके हैं या विलुप्त हो गए। तो इस तरीके के जो टाइम टू टाइम एन्यूमरेशन होते हैं उसमें इस बार इनको स्पॉट किया गया था और इसलिए इनको इसमें जोड़ा गया है। एंड यहीं से काजीरंगा के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट बात या एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो अपने को याद होना चाहिए कि काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व यूनेस्को के द्वारा एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर डिक्लेयर किया गया था 1985 में। 1985 में यूनेस्को ने इसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था। भारत के लिए ना सिर्फ ये अपने आप में एक प्राइड की बात है, बट साथ ही साथ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहां पे कई सारी इस तरीके की जानवर और स्पीशीज हमको देखने को मिलती हैं जो प्रोटेक्टेड हैं, जो बहुत कम मात्रा में इस दुनिया में बची हुई हैं और जिनका प्रोटेक्शन जो है कहीं ना कहीं बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाता है हम लोगों के लिए। तो लिस्ट ऑफ मैमल्स हियर इज टॉप्ड बाय बिग फाइव। अब काजीरंगा नेशनल पार्क में जो अलग अलग मैमल्स की लिस्ट देखने को मिलती है, इसमें 5 प्राइमरीली बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट मैमल्स हैं उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे द ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसोरस देखने को मिलता है। एक सींग वाला जो गैंडा है, एक सींग वाला जो गेंडा होता है वो यहाँ पे पाया जाता है, वन हॉर्न राइनोसोरस। ये अपने आप में बहुत क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, काजीरंगा में प्रोमिनेंटली जो है ये पाया जाता है। दूसरा, यहाँ पे इंडियन एलिफेंट भी काफी मात्रा में मिलते हैं। तीसरा, बंगाल टाइगर यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा वाइल्ड वाटर बफेलो हो गया, और ईस्टर्न स्वैम्प डियर जो दलदली इलाकों में रहने वाला एक जो हमारी हिरण की प्रजाति है जो ईस्ट इंडिया में पाया जाता है, ईस्टर्न स्वैम्प डियर, ये भी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी पचासों तरीके के मैमल्स हैं, बट प्रोमिनेंटली प्राइमरीली ये 5 मैमल्स जो हैं जिनको बिग फाइव बोला जाता है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो इनके नाम भी अपने को याद रखने हैं, ये भी अपने लिए बहुत प्रोमिनेंट हैं। अब यहाँ से क्वेश्चंस कौन कौन से बनेंगे थोड़ा सा हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। ये भी अगर न्यूज आई, ये न्यूज भी अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो प्रीलिम्स में ही पूछा जाएगा या फिर इसके ऊपर भी आएगा तो एमसीक्यू। मेंस में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। पहला क्वेश्चन तो सीधा सीधा यही बनता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क में 2 नए मैमल्स को ऐड किया गया है लिस्ट में, इस बार उन 2 मैमल्स का नाम बता दो। तो जवाब हो जाएगा बिंटू रंग और दूसरा हो जाएगा स्मॉल क्लॉड ऑटर। दूसरा क्वेश्चन यही बनता है कि इनको किस तरीके का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, तो हमको याद रखना पड़ेगा कि इन दोनों को शेड्यूल 1 में रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये बनेगा, बिंटू रंग जो है इसको बियर कैट के नाम से भी जाना जाता है, तो वो कौन सा जानवर है जिसको अभी अभी जो है ऐड किया गया है आपका काजीरंगा में मिलने वाले मैमल्स की लिस्ट में, और उसके फिर नाम जो है बिंटू रंग की जगह पे हो सकता है बियर कैट भी डाल दिया जाए। इसके बाद फिर बिंटू रंग के ऊपर क्या आ सकते हैं कि बिंटू रंग या फिर बियर कैट, जिसको बिंटू रंग जिसको बियर कैट के नाम से भी जाना जाता है, रिसेंटली काजीरंगा में मिलने वाले काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलने वाले मैमल्स की लिस्ट में उसका नाम ऐड किया गया है। अब उसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी जाएंगी और फिर अपने को बताना है कि सही कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं और गलत कौन सी हैं। तो इसमें पहला, लार्जेस्ट सिवेट है जो भारत में पाया जाता है। एबोरियल एनिमल है यानी कि पेड़ों पर रहता है। दूसरा, और हो सकता है एबोरियल वर्ड ना लिख के वो यही बोल दें कि ये अपनी जो जिंदगी है जनरली पेड़ों पे काटता है। तीसरा, ये रात के वक्त में एक्टिव रहता है। अब वहां पर हो सकता है ये नॉक्टर्नल वर्ड की जगह पे सिर्फ ये बोल दें कि भाई वहां रात के वक्त में जो है एक्टिव रहता है। इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स दी जा सकती हैं। और अगला, ये किस इलाके में पाया जाता है, तो नेटिव है ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के। इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर यहाँ से क्वेश्चन बनकर तैयार हो सकता है, बढ़िया एमसीक्यू बनाया जा सकता है। और अगर आप इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो फिर वो एमसीक्यू अपने को फंसा सकता है। यही बात स्मॉल क्लॉड ऑटर के ऊपर लागू होती है कि इसको, ये दुनिया में मिलने वाला सबसे स्मॉलेस्ट आपका ऑटर की स्पीशीज है या लार्जेस्ट ऑटर की स्पीशीज है। एग्जामिनर आपके साथ यहाँ पे खेल कर सकता है कि सेंटेंस 10 का 10 रखे, बस स्मॉलेस्ट की जगह पे लार्जेस्ट कर दे। अब अगर अपन ने नहीं पढ़ा है तो हो सकता है तुक्केबाजी में अपन गलत कर कर आ जाए। तो याद रखना है, लार्जेस्ट या फिर मिड साइज का नहीं है, सबसे छोटा जो आपका ऑटर स्पीशीज होती है, उदबिलाव की सबसे छोटी जो स्पीशीज होती है साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वो है। इसके बाद में इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जा सकता है कहाँ पर है ये, इसका जो हैबिटेट होता है वो आपको ग्राउंड पे देखने के लिए मिलता है या
पेड़ों पे देखने को मिलता है या फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है, तो ये याद रखना पड़ेगा कि भाई ये फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में प्राइमरीली रहना पसंद करता है और वहां पे ये उसी में जो सामान वगैरह मिलता है उसको खाकर ये अपनी जिंदगी काटता है। इसके अलावा प्राइमरीली कहाँ पर पाया जाता है, अब ये असम में भी मिलता है क्योंकि काजीरंगा असम में आता है, मगर उसके अलावा वेस्टर्न हिमालयाज और पार्ट्स ऑफ उड़ीसा में जो है इसको पाया जाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन, इसका हालांकि इससे लेना देना नहीं है, मगर ये अपने को याद रखना है, ये पर्टिकुलर पॉइंट कहीं पे अपने काम आ सकता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, अभी से नहीं है, 1985 से। एंड लास्ट की यहाँ पर मिलने वाले प्रोमिनेंट मैमल्स कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि यहाँ पे कौन कौन से मैमल्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपने को जो एक सींग वाला गेंडा है या फिर वन हॉर्न ग्रेट इंडियन राइनोसोरस वो याद रखना पड़ेगा, बंगाल टाइगर हो गया, इंडियन एलिफेंट हो गया, वाइल्ड वाटर बफेलो और ईस्टर्न स्वैम्प डियर, इतने जो जानवर हैं यहाँ पे मिलते हैं। खास तौर पे इसके बारे में तो कुछ एग्जामिनेशंस में शायद पूछा भी गया। तो इतनी जो है यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे भी अगर आया तो आएगा एमसीक्यू ही, मेंस में इसका कोई खास औचित्य नहीं है, तो एमसीक्यू वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। चले अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सर। चले नेक्स्ट न्यूज की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको एक सैटेलाइट मिशन के बारे में बातचीत करना है जिसको नासा और इसरो इसरो ने मिलकर बनाया है एंड बहुत जल्दी इसको लॉन्च किया जाने वाला है। सैटेलाइट का नाम है निसार। निसार बेसिकली एक एक्रोनिम है, इसका जो पूरा फुल फॉर्म है वो है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन। ठीक है, याद रखिएगा, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन के नाम से एक सैटेलाइट बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है जिसको इसरो और नासा दोनों ने मिलकर बनाया है। इसको शॉर्ट में निसार के नाम से या निसार सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है। Designed to observe natural process and changes in Earth's complex ecosystem will be launched soon। तो खबर यही थी कि ये जो सैटेलाइट है इसको बहुत जल्दी लॉन्च किया जाने वाला है। साथ में इसके और भी काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई थी, तो वो सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए नोट करी हैं और इसमें से फिर क्या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं वो हम लोग इसमें से देखेंगे। तो ये जो निसार सैटेलाइट है इसको बनाया इसलिए गया है ताकि अर्थ में जितनी भी नेचुरल प्रोसेसेस चलती हैं उनको ऑब्जर्व किया जा सके। साथ ही साथ अर्थ का जो पूरा कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है जिसमें टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम भी आ जाता है, मरीन इकोसिस्टम भी आ जाता है, पूरा आपका जो एटमॉस्फेयर है ये भी आ जाता है, इसमें किस तरीके के बदलाव होते हैं, अलग अलग सीजन में किस तरीके के चेंजेस हैं, क्या क्या वेरिएशंस आते हैं, हमारी जो मैन मेड एक्टिविटीज हैं उसके चलते क्या क्या वेरिएशंस आ रहे हैं, किस तरीके से ये इकोसिस्टम इंपैक्ट होता है, इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए, इन सारी चीजों को स्टडी करने के लिए यह सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है। तो खबर यही थी कि निसार को बहुत जल्दी लॉन्च किया जाएगा। ये कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन आई होगी। साथ में हिंदू न्यूज़पेपर में इन्होंने इसको फिर डिटेल में कवर किया था, तो इसकी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बताई थी, उसमें से फिर मैंने आपके लिए स्लाइड्स बनाई हैं। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। इट हैज बीन डिजाइंड एज अ लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी, मिशन लाइफ 3 इयर्स, यानी कि इसको लो अर्थ ऑर्बिट में डाला जाएगा। वहां पर ये ऑब्जर्वेटरी का मतलब क्या होता है कि इस तरीके की सैटेलाइट जिससे हम लोग जनरली चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और डाटा को रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। तो क्योंकि अर्थ में जो वेरियस नेचुरल फेनोमेनन्स हो रहे हैं, जो अलग अलग इकोसिस्टम्स हैं, प्राइमरी काम यह है कि भाई तुम्हें इसको लगातार ऑब्जर्व करना है एंड इसका डाटा कलेक्ट करते रहना है। तो ऑब्जर्वेटरी के तौर पर इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। अब ज्यादा बेहतर तरीके से ऑब्जर्वेशन कर सके इसके लिए इसको एक लो अर्थ ऑर्बिट में डाला जाएगा। अच्छा, एक और बात, अपना जो भी अपना गगनयान मिशन होने वाला है, गगनयान मिशन के तहत में जो अपने एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे वो भी अपने लो अर्थ ऑर्बिट में ही रहेंगे, ये भी अपने को याद रखना है। ये अगर कहीं पे गगनयान से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए भी फैक्ट याद रखिएगा कि अपने जो एस्ट्रोनॉट जाने वाले हैं 26 के आसपास तक, 2026 तक, उनको भी लो अर्थ ऑर्बिट में ही रखा जाएगा। और अपनी जो ये निसार सैटेलाइट है इसको भी लो अर्थ ऑर्बिट में ही रखा जाएगा, 500-700 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रखा जाएगा अर्थ की सरफेस से। तो इसकी जो मिशन लाइफ है वो 3 साल तक है, यानी कि 3 साल तक इसको इस तरीके के वेरियस प्रोसेसेस और फेनोमेनन्स को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग इस्तेमाल में लाएंगे। अब ये कुछ इस तरीके से दिखती है, अभी तक लॉन्च तो हुई नहीं है तो एक्चुअल में इसकी फोटोग्राफ्स अपने पास में नहीं है, बट नासा की वेबसाइट पे इसका ओवरऑल किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होने वाला है वो बताया गया है। तो एक तो ये सैटेलाइट रहेगी और उसमें फिर इस तरीके से एक एंटीना रिफ्लेक्टर और एक पूरा का पूरा रडार एंटीना रिफ्लेक्टर लगाया जाएगा जिसकी मदद से ऑब्जर्वेशन ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। और ये ऑब्जर्वेशन की मदद से फिर सारा डाटा जो है इस सैटेलाइट की मदद से कलेक्ट कर कर जो भी आपके ग्राउंड पे कंट्रोलिंग स्टेशन होंगे उनको रिले किया जाएगा। जब ये बनकर तैयार हो जाएगी तो ये सैटेलाइट कुछ इस तरीके से दिखेगी। थोड़ा मैं बड़ा करके बताता हूँ, ये रियल पिक्चर नहीं है मगर बस इसका लोगों ने डिजाइन वगैरह बनाकर डाला होगा तो वहीं से मैंने फोटोग्राफ निकाली थी। ये इस तरीके की कुछ दिखेगी, इस तरीके से इसका ये पूरा रडार हो जाएगा ऑब्जर्वेशन के लिए बड़ा अपर्चर का।
और ये सैटेलाइट उससे कनेक्टेड है, ये उसके सोलर पैनल्स हैं जिसकी मदद से एनर्जी बनाकर वो अपना दूसरे फंक्शंस को करेगी, और इस तरीके से ये ऑपरेट करने वाला है। तो Nisar mission is unique in several aspects. It will provide enormous amount of reliable high resolution data. This will help us to have a reliable set of measurements over any spot of earth where we want to do science or monitoring application or forest management or agricultural monitoring etc. तो निसार मिशन की खासियत क्या है, ये अपने आप में कई सारे एस्पेक्ट्स को लेकर यूनिक है, एक एक करके हम लोग जैसे जैसे डिस्कस करेंगे आपको समझ में आएगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि इस पर्टिकुलर मिशन में 3 साल जब ये अपना ऑब्जर्वेशन पूरा कर चुकी होगी, एक ऑब्जर्वेटरी के तौर पर जब 3 साल ये सैटेलाइट हाई रिजोल्यूशन का डाटा और आपका हाई रिजोल्यूशन के अपने जो भी ऑब्जर्वेशन के लिए इक्विपमेंट इस्तेमाल करने वाली है, कैमराज एंड ऑल, उसकी मदद से जब ये पूरा कर चुकी होगी, तब हमारे पास में डाटा का एक इतना भंडार इकट्ठा हो जाएगा जिसकी मदद से हम लोग अर्थ के किसी भी पॉइंट के बारे में जहां पर हमको किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी करनी है उसके बारे में अब हमारे पास बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन जो है, बड़ी मात्रा में वाइड इंफॉर्मेशन मौजूद रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये लगातार हमको इनॉर्मस और डाटा प्रोवाइड करने वाली है, और जो भी डाटा, क्योंकि बेसिकली आपको ऑब्जर्वेशन करना है, तो ऑब्जर्वेशन में आप जो डाटा दोगे वो विजुअल फॉर्म में रहेगा, फोटोग्राफ्स के फॉर्म में रहेगा, तो हमारे पास, और सबसे बड़ी बात क्या है, अच्छे रिजोल्यूशन में रहेगा, तो हाई रिजोल्यूशन में रिलायबल हमारे पास में डाटा इकट्ठा हो जाएगा। धरती, क्योंकि पूरी की पूरी अर्थ आपने कवर करनी है इसकी मदद से, तो दुनिया का कोई भी पॉइंट हो जहां पे आपको किसी भी तरीके की एक्टिविटी करनी हो, अब उसके बारे में आपके पास में भर भर कर जो है हाई रिजोल्यूशन इमेजेस और उन इमेजेस से रिलेटेड बढ़िया डाटा जो है निसार सैटेलाइट की मदद से अवेलेबल रहेगा, तो जो भी काम आप करना चाहते हो ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा। अब चाहे कोई साइंस प्रोजेक्ट या एक्टिविटी आपने करनी हो उस पर्टिकुलर धरती के किसी भी पॉइंट की, वहां पे कोई मॉनिटरिंग एप्लीकेशन लगाना हो, वहां पे अगर जंगल है और फॉरेस्ट का मैनेजमेंट आप करना चाहते हो, या कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड मॉनिटरिंग आप करना चाहते हो, कोई भी दूसरा काम करना चाहते हो, दुनिया की कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचेगा जहां जिसके बारे में आपके पास में वो एक इनॉर्मस अमाउंट में डाटा ना हो। आपका जो निसार सैटेलाइट का मिशन है इसको लॉन्च होने के बाद में, और उसके बाद में फिर जो भी काम आप करने वाले हो ज्यादा एफिशिएंसी के साथ में आप कर सकते हो। फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात कर लेते हो, तो आपको पता है कि 12 महीनों में इस पर्टिकुलर जगह पे जहां फॉरेस्ट मैनेजमेंट करना है किस तरीके का वेरिएशन आता है, पेड़ आपकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, पेड़ों की कैनोपी की जो कैनोपी कितना ज्यादा आप कह सकते हैं डेंस है, किस तरीके की वेरियस आपकी स्पीशीज वहां पे पाई जाती हैं, सबसे बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा जो भी आप अपना काम करना चाहते हो उस तरीके से, और ये दूसरी बातों पे भी लागू होती है। दूसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डाटा यहाँ पर अवेलेबल होगा निसार सैटेलाइट की मदद से, जितना भी डाटा यहाँ पर अवेलेबल होगा, इसको आपका अमेरिका में और इंडिया में नासा और इसरो के सर्वर्स पर लोड कर दिया जाएगा, और उसके बाद में इसको जनता के लिए ओपन कर दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना भी डाटा आपने इकट्ठा किया उसका एनालिसिस करके जो भी निष्कर्ष वगैरह निकालने हैं, जो भी आपको उसकी मदद से रिजल्ट वगैरह निकालने हैं, एक बार जब वो सारा काम पूरा हो गया, फिर अमेरिका में और इंडिया में डाटा को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा और कोई भी फिर इसको एक्सेस कर सकता है। इसके पहले जितने भी इस तरीके के सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशन किए गए थे, इस तरीके इसके पहले के सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशन में जो डाटा मिला था उसको इस तरह से जनता के साथ में साझा नहीं किया गया था, मगर यहाँ पर ये सारा का सारा डाटा जनता के साथ में साझा किया जाएगा, और इसकी मदद से अब जो भी व्यक्ति अपना जहां पे जो भी काम करना चाहता है उसमें अगर उस डाटा की मदद से ज्यादा एफिशिएंटली उसको लगता है कि उस काम को कर सकता है, तो उसके लिए वो इस डाटा का इस्तेमाल कर पाएगा। Third point, the mission will use synthetic aperture radar to scan Earth's land and ice covered regions twice every 12 days in ascending and descending passes. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाँ, ये जो आपकी निसार सैटेलाइट है इस तरीके से बनाई गई है कि ये किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे 12 दिनों में अपना जो है लौट कर वापस आ जाएगी। अर्थ का चक्कर कुछ इस तरीके से लगाएगी कि एक ही पॉइंट पर ये लगभग 12 दिनों में लौट कर आएगी, या इस तरह से कह सकते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर रीजन है, एक बार इस तरफ अगर आप जा रहे हो, इसको असेंडिंग मान लिया जाए, तो वापस लौट के आने में लगभग, या दूसरी तरफ दूसरे डायरेक्शन में इसी पर्टिकुलर जगह के ऊपर से वापस लौट कर जाने में लगभग 12 दिनों का वक्त लगेगा। तो जब एक बार आप आगे की तरफ में असेंडिंग में जा रहे होगे, तो धरती का जो भी आपका हिस्सा है, चाहे जमीन हो या फिर चाहे आपका आइस कवर्ड रीजन हो, चाहे ओशियन हो, उसको पूरी तरीके से आपने स्कैन करना है, उसकी एकदम हाई रेजोल्यूशन में फोटोग्राफ्स वगैरह लेनी है असेंडिंग में जब आप जा रहे हो, और वापस जब लौट कर आप आओगे तो 12 दिनों के बाद में फिर उसी इलाके की फिर से आपको एग्जैक्टली डिसेंडिंग में भी फोटोग्राफ अपने को लेकर रखनी है। अच्छा, यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है कि मिशन,
सिंथेटिक अपर्चर रडार का इस्तेमाल करेगा। सिंथेटिक अपर्चर रडार का इस्तेमाल कर कर चाहे धरती की सरफेस हो, चाहे आइस के कवर्ड रीजन्स हो, उसको हर 12 दिनों में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसका आपने ऑब्जर्वेशन करना है। अब सिंथेटिक अपर्चर रडार का मतलब क्या होता है? सिंथेटिक अपर्चर रडार एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हो इसको 2 डायमेंशनल फोटोग्राफ में कन्वर्ट किया जा सकता है और बाद में इन 2 डायमेंशनल फोटोग्राफ से 3 डायमेंशंस के मॉडल बनाए जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आपने ऑब्जर्वेशन करना है वो सारा डाटा या जितनी भी इमेजेस हैं वो 2 डायमेंशनल फोटोग्राफ्स के रूप में, 2 डायमेंशनल फिगर्स के रूप में आप सेव करके रख सकते हो और बाद में उसको 3 डायमेंशनल मॉडल्स में कन्वर्ट कर कर ज्यादा बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो। मतलब ये कि अगर कोई जंगल का इलाका है तो पहले आपने फोटोग्राफ खींच ली, अब वो ऊपर ऊपर से तो आपको ऐसा ग्रीन कवर देखने को मिलेगा, मगर जब आप चाहो तो उसको 3D में कन्वर्ट करके वो जंगल जस का तस आप रिक्रिएट कर सकते हो अपने 3 डायमेंशनल मॉडल में और ज्यादा बेहतर तरीके से स्टडी कर सकते हो। यही बात आपका अगर कहीं पे आइस कवर है उसके लिए लागू होती है कि अगर ऊपर से फोटोग्राफ खींची गई है तो आपको टॉप व्यू ऐसा लगेगा कि सिर्फ सफेद सफेद आपको एक लेयर देखने को मिल रही है, मगर जब 3D मॉडल बनाओगे तो जैसा वहां पर पूरा का पूरा आपका टेरेन है एग्जैक्टली वैसा का वैसा टेरेन जो है 3D मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा और उसको फिर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो लो अपर्चर रडार जो है उसके लिए उसकी मदद से ये काम करवाया जाता है। हर 12 दिनों में अर्थ के असेंडिंग और डिसेंडिंग में हर एक पॉइंट का जो है ऑब्जर्वेशन इस तरीके से करके रिकॉर्ड करना है और उसकी मदद से फिर आप ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है 2D और 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। अगला, इट इज केपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग क्लाउड कवर एंड ऑपरेटिंग डे एंड नाइट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है कि ये 24 घंटे 12 महीने लगातार 3 साल दिन रात काम करेगा। एंड क्लाउड कवर अगर कभी आ जाता है किसी जगह पे, अगर काफी बादल वगैरह आ जाते हैं और आपको नीचे का नजारा नहीं मिल रहा, तो इस तरीके का लिमिटेशन इसके साथ में नहीं है। इसके पहले जो इस तरीके के सिंथेटिक अपर्चर रडार्स को भेजा गया था उसमें ये प्रॉब्लम थी, तो इस बार जो है इस पे काम किया गया है और अब ये क्लाउड्स का जो पूरा कवर है उसको पेनिट्रेट कर जाएगा। एंड दिन में ऑपरेट करना हो, रात में ऑपरेट करना हो, 12 महीने सातों दिन 3 साल तक लगातार ये ऑपरेट करेगा। चाहे बारिश आए, तूफान आए, चाहे आपका कितना ही आपका डेंस क्लाउड कवर आ जाए, डजेंट मैटर, मगर ये बहुत इफेक्टिवली हमको ये अपना ऑपरेशंस वगैरह करके देने वाला है। अगला, निसार इज एक्सपेक्टेड टू रिवोल्यूशनराइज Earth's observing capability. It is also expected to be a reliable data source for disaster monitoring and mitigation. तो जाहिर सी बात है, अब अगर आपके पास में जो भी डाटा अर्थ को ऑब्जर्वेशन से निकल कर आएगा, उस डाटा को अगर आप अपनी पब्लिक के साथ में शेयर कर रहे हो और पब्लिक फिर उस डाटा का इस्तेमाल अपने अपने क्षेत्रों में अगर कुछ करना चाहती हैं, उसके ज्यादा इफेक्टिव तरीके से करने के लिए कर रही हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि ज्यादा बेटर ऑप्टिमाइजेशन हो पा रहा है यहाँ पर जो भी डाटा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका। तो इसके चलते ये माना जा रहा है कि निसार एक रिवॉल्यूशनरी अर्थ ऑब्जर्विंग केपेबिलिटी सैटेलाइट रहेगी और भारत या फिर इस तरह से बोलें कि इंसानों का आपका अर्थ ऑब्जर्विंग केपेबिलिटी को इंक्रीज करने में निसार सैटेलाइट के डाटा का एक बड़ा योगदान रहने वाला है। इसके अलावा डिजास्टर कोई भी अगर कहीं पर होता है तो उसके मॉनिटरिंग की बात हो या डिजास्टर को टाल सकने के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं, डिजास्टर हो चुकने के बाद में उसके इम्पैक्ट को जितना हो सके कम से कम करने के लिए या बचाव और राहत के कार्य करने के लिए अगर कुछ एक्शन हम उठा सकते हैं, उन सारी चीजों में निसार जो अब सैटेलाइट है इसका डाटा हमारे लिए बहुत ज्यादा काम का साबित होने वाला है। अब इसमें इक्विपमेंट कौन कौन से लगाए जाएंगे? तो प्राइमरीली इसमें 2 इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक लॉन्ग वेवलेंथ बैंड का इक्विपमेंट है जिसको एल बैंड के नाम से जाना जाता है, इसको नासा के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और एक शॉर्ट वेवलेंथ बैंड का इक्विपमेंट है जिसको एस बैंड के नाम से जाना जाता है या इसको इसरो के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो 2 पेलोड्स या फिर 2 इक्विपमेंट इसके ऊपर लगाए जा रहे हैं। एक एल बैंड है जिसको नासा वालों ने प्रोवाइड कराया है, ये लॉन्ग वेवलेंथ वाला लॉन्ग वेवलेंथ बैंड है, और दूसरा आपका शॉर्ट वेवलेंथ बैंड है जिसको एस बैंड के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों ये इसरो ने प्रोवाइड कराया है, इन दोनों को निसार सैटेलाइट के ऊपर लगाया जाएगा और इसकी मदद से अर्थ का ऑब्जर्वेशन अच्छे से हो सकता है, बढ़िया तरीके से इसको करा जा सकता है। अब इन दोनों की मदद से जब निसार सैटेलाइट पूरा अर्थ ऑब्जर्व करेगी तो क्या क्या देखेगी? टुगेदर दे विल सप्लाई डाटा टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन अर्थ ecosystem, ice mass, vegetation biomass, sea level rise, groundwater and natural hazard, including earthquakes, tsunami, hurricanes and landslides. तो ये जो एल बैंड है, ये जो एस बैंड है, इनकी मदद से जब ऑब्जर्वेशन कराया जाएगा तो अर्थ के इकोसिस्टम को आप ऑब्जर्व कर रहे हो,
आइस मास को ऑब्जर्व कर रहे हो, अलग अलग जो वेजिटेशन के बायोमास है उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, सी लेवल कितना किसी सीजन में बढ़ता है, किस सीजन में कितना कम होता है, इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ग्राउंड वाटर की क्या स्थिति है, किस सीजन में बढ़ता है, किस में कम होता है, किस में कंसिस्टेंट रहता है, कहां पर ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ग्राउंड वाटर का, कहां पे अंडर यूटिलाइज्ड है, सारी चीजें आपको पता चल रही हैं। एंड लास्टली जो अलग अलग नेचुरल हजार्ड्स आते हैं, चाहे कहीं पे भूकंप आ जाए, चाहे कहीं सुनामी आ जाए, कहीं हरिकेन आ जाए, कहीं लैंडस्लाइड आ जाए, तो अर्थक्वेक, सुनामी, हरिकेन, लैंडस्लाइड आने के पहले की परिस्थिति, वो जब आया था उसके पहले वहां पे किस तरीके की परिस्थितियां थी, नेचर में क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिले, जब आ गया तब क्या हो रहा है, और जब आकर चला गया उसके बाद में क्या स्थिति है, इन सारी चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व किया जा सकता है। खास तौर पे वो डिजास्टर जो कुछ वक्त में डेवलप होते हैं, जैसे हरिकेन हो गया या फिर टॉर्नेडोज हो गए, वो एकदम से आउट ऑफ नोवेयर नहीं आते। अर्थक्वेक तो आप मान सकते हो कि एकदम से आके आपको शेक करके चला जाएगा, लैंडस्लाइड एकदम से होता है, मगर टॉर्नेडो हो गया, हरिकेन हो गया, वो एकदम से नहीं आते, उसको आने में थोड़ा वक्त लगता है, डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस तरीके के डिजास्टर जो कुछ वक्त में डेवलप होते हैं, जहां पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो उनको, जैसे चक्रवात अपने यहाँ उड़ीसा में आता है, तो हमको पहले से पता रहता है कि चक्रवात आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली हमें ये अंदाजा लग जाता है कहाँ पे वो हिट करने वाला है, उसके हिसाब से फिर हम लोग अपने लोगों को वहां से हटा लेते हैं, कम से कम हमारे जान और माल का नुकसान हो उसके प्रबंध कर लेते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी इस तरीके के डिजास्टर जो कुछ वक्त में डेवलप होते हैं, उनके ऑब्जर्वेशन का प्लान बनाया जा सकता है, एंड अकॉर्डिंगली उनके साथ में हम लोग बेटर तरीके से फिर डील कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोग उसको लेके प्रिपेयर हो सकते हैं, ताकि वो हमें कम से कम नुकसान पहुंचाए। ये सारी की सारी कैपेबिलिटीज निसार के डाटा की मदद से हमको देखने के लिए मिलेंगी। निसार जो सैटेलाइट है उसका डाटा हमें ये सारी की सारी चीजें करवा कर देगा। तो ये अपनी जो है निसार सैटेलाइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अपने को पता होने चाहिए। अब क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि निसार सैटेलाइट जो है इसको लॉन्च कौन कर रहा है? तो अपने को याद रखना है इसरो और नासा दोनों मिलकर इसको लॉन्च कर रहे हैं। इसका काम क्या है? पूरे अर्थ को ऑब्जर्व करना है। बेसिकली ये एक ऑब्जर्वेटरी है। इसको कहाँ प्लेस किया जाएगा? लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। इसकी मिशन लाइफ कितनी है? 3 साल की है। ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये सारे पॉइंट्स वगैरह में से आप जो भी अपना पॉइंट है, अगर मेंस में कहीं पे लिखने को आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में निसार के बारे में, तो इसमें से आप लिख सकते हैं। बाकी इसके ऊपर जो पेलोड्स हैं, तो नासा ने कौन सा पेलोड प्रोवाइड किया और इसरो ने कौन सा पेलोड प्रोवाइड किया, ये पूछा जा सकता है। तो नासा वालों ने लॉन्ग वेवलेंथ बैंड या फिर एल बैंड वाला पेलोड दिया है, और इसरो वालों ने शॉर्ट वेवलेंथ बैंड या फिर एस बैंड वाला पेलोड दिया है। इतने कुछ चीजें आ सकती हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में कहीं पर अगर कुछ मेंस में लिखने के लिए आ जाता है पेपर 3 में या GS 3 के पेपर में, तो उसमें इसमें से फिर जो है आप कोट कर सकते हैं कि निसार सैटेलाइट की मदद से या जो डाटा उसको मिलेगा उसकी मदद से हम बेहतर तरीके से इसका मिटिगेशन कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोग वेल प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम निसार सैटेलाइट वाली न्यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं सर। चले नेक्स्ट न्यूज की तरफ में आगे बढ़ते हैं। तो 22 जनवरी 2024 का अपना जो द हिंदू न्यूज़पेपर है, उसमें कई सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं। उसमें ही एक आर्टिकल जो अपने लिए बहुत काम का है वो आया था, एंड ये आर्टिकल था आपका इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप्स के ऊपर। इस आर्टिकल का नाम था ग्रोथ ऑफ इंडिया बांग्लादेश टाइज। अब ये पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसके बाद फिर इसमें से आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल कर आते हैं, चाहे वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, उससे फिर मैंने ये स्लाइड्स प्रिपेयर करी हैं और अब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि ये डाटा अपने लिए किस तरीके से एग्जाम में कहाँ पर काम आ सकता है। तो टाइटल जो आर्टिकल आया था उसका नाम है ग्रोथ ऑफ इंडिया बांग्लादेश टाइज। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो अपन देखते हैं। सबसे पहला तो ये कि इंडिया बांग्लादेश के रिलेशनशिप की शुरुआत कब हुई। तो जैसा कि अपने को पता है, जब अपना देश का पार्टीशन हुआ था तब इंडिया और पाकिस्तान दो देश बने थे। उस वक्त पाकिस्तान के दो हिस्से हुआ करते थे, एक था वेस्ट पाकिस्तान जो आज का प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, और दूसरा था ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। 1947 में ये ईस्ट पाकिस्तान बनने के बाद 25 साल के अंदर अंदर यहाँ पे जो बंगाली पॉपुलेशन थी और वेस्ट पाकिस्तान में प्रोमिनेंटली जो पंजाबी पॉपुलेशन थी, इनके बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एंड उस लड़ाई झगड़ों के चलते अल्टीमेटली 1971 में यहाँ पर विद्रोह हो जाता है और बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की शुरुआत होती है। उसके चलते फिर काफी बड़ी मात्रा में रिफ्यूजी जो है अपने देश में आते हैं। तो इंदिरा गांधी फिर दुनिया भर से बोलती हैं कि भाई पाकिस्तान को समझाओ, अपनी हरकतें ठीक कर ले। किसी ने कुछ समझाया नहीं, तो फिर अल्टीमेटली हमने इंटरवेन किया मिलिटरीली और फिर पाकिस्तान को हराया, उसके दो टुकड़े किए और बांग्लादेश की स्थापना हुई। तो भारत और बांग्लादेश के जो बाइलैटरल रिलेशनशिप की शुरुआत हुई है, वो बांग्लादेश का जो लिबरेशन वॉर 1971 में लड़ा गया था, वहां से हमारे रिश्तों की शुरुआत हुई। एक बार जब बांग्लादेश को आजादी दिलवा दी गई, हमारी सेनाओं ने वहां पे घुसकर पाकिस्तान को हरा दिया, सरेंडर करवा लिया, जनरल नियाजी को, पाकिस्तानी फोर्सेस
को वहां से निकाल दिया, पाकिस्तान को मजबूर किया कि बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करे वो। ये सारी चीजें जब एक बार हो गई और बांग्लादेश बन गया, तो कुछ सालों के अंदर ही वहां की जो बांग्लादेश की फौज थी या बांग्लादेश की आर्मी थी, उन्होंने अपना जो मेन लीडर था शेख मुजीबुर रहमान, उनको और उनकी पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया। बस उनकी एक बेटी जिंदा बची थी जिसका नाम था शेख हसीना वाजिद, क्योंकि वो उस वक्त वहां पे मौजूद नहीं थी। तो उनकी पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया और उसके बाद में इन्होंने टेक ओवर कर लिया। जैसे ही मिलिट्री ने टेक ओवर किया और वहां पे डेमोक्रेसी खत्म हुई और जैसी आर्मी का शासन वहां पर आया, उसके बाद में बांग्लादेश के साथ में हमारे रिश्ते काफी हद तक खराब हो गए। अब कितनी मजे की बात है कि जिस देश को 2-5 साल पहले हमने खुद बनाया था, या हम लोगों ने बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी, जैसी फौज ने वहां पे टेक ओवर किया तो हमारे उनके साथ में रिश्ते खराब हो गए। और इसके बाद 1975 1976 आते आते बांग्लादेश में अच्छा खासा एंटी इंडिया सेंटीमेंट भी जो है राइज कर गया था। ये जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट राइज किया था, उसके पीछे के 3 प्राइमरी रीजन थे। सबसे पहले तो बांग्लादेश के साथ में हमारे काफी सारे बाउंड्री डिस्प्यूट थे जो 2015 में अल्टीमेटली सेटल डाउन हुए थे। तो एक तो काफी सारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स थे, उसके चलते हमारे इश्यूज थे। दूसरा, इंसर्जेंसी हो रखी थी बांग्लादेश के कुछ इलाकों में, इंसर्जेंसी हो रखी थी और वो आपकी जो बंगाली स्टेट है या बांग्लादेश का जो आर्मी है उसके खिलाफ वो लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। अब उनसे बचने के लिए कई बार वो, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर बहुत पोरस है, ज्यादा उस पे फेंसिंग वगैरह उस जमाने में थी नहीं, तो कोई भी आसानी से आ जा सकता था। तो उनके जो इंसर्जेंट्स थे वो कई बार इस तरफ आ जाते थे, कई बार हमारे यहाँ की तरफ स्मगलिंग वगैरह जो हो रही थी उसमें हम उसके लिए भी इस पोरस बॉर्डर का इस्तेमाल होता था। तो इंसर्जेंसी के लिए, स्मगलिंग के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच के जो पोरस बॉर्डर थे, जिनमें आसानी से कोई भी आ जा सकता था, उसके चलते भी हमारे बीच में काफी टेंशन बने। तीसरा, जो वाटर शेयरिंग है नदियों को लेके, कई सारी हिमालयन रिवर्स जो हिंदुस्तान से बहकर बांग्लादेश से होते हुए आपका बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, उनकी पानी को किस तरह से शेयर करना है, कौन कितना वाटर शेयर करेगा, इस बात को लेकर भी हमारे बीच में आपस में काफी लड़ाई झगड़े या फिर काफी विवाद की स्थिति बनी रही। अब ये जो परिस्थितियां थी, ये जो बांग्लादेश और भारत के सर्द या फिर इस तरह से कह सकते हैं टेंशन भरे रिलेशनशिप थे, वो लगभग 1996 तक कंटिन्यू हुए। 1996 में शेख हसीना जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी। अब देखिए आयरनी कितनी बड़ी है, 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश बनाया, कुछ वक्त के अंदर अंदर उन्हीं के देश की आर्मी ने उनके पूरे परिवार को कत्ल कर दिया। ये लड़की क्योंकि उस वक्त वहां मौजूद नहीं थी तो ये बच गई, और 1996 में अल्टीमेटली अपने पिताजी की जगह फिर ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनती है। तो 1996 में जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी, उसके बाद इन्होंने भारत के साथ में रिश्तों को सुधारना शुरू किया। एंड उसके बाद से हमारे दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं उनमें सुधार आना शुरू हुआ। उसके लिए सबसे पहला कदम उठाया गया वो ये था कि जो गंगा रिवर है, इसके वाटर की शेयरिंग को लेकर एक ट्रीटी हुई। गंगा रिवर जो है उसका जो पानी है, जो भारत से बहता हुआ बांग्लादेश में जाते हुए अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में गिरता है, तो उसका जो वाटर शेयरिंग है वो किस तरीके से होगी, कितना पानी भारत इस्तेमाल करेगा, कितना पानी बांग्लादेश इस्तेमाल करेगा, इसको लेकर फाइनली एक सहमति बन गई और एक ट्रीटी साइन करी शेख हसीना वाजिद ने। और उसके बाद में यहां से भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप्स में सुधार आना शुरू हुआ। उसके बाद धीरे 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 1996 के बाद से लेके अभी तक के बीच में हमारे दोनों देशों ने ट्रेड हो, रिलेशन, एनर्जी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कनेक्टिविटी हो, डिफेंस हो, इन सारे क्षेत्रों में कॉपरेशन को बढ़ाया है और बड़े क्लोज किस्म के रिलेशनशिप्स जो है वो डेवलप कर कर तैयार किए हैं। सबसे पहले अगर हम लोग इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करें तो हमारे बीच में जो ट्रेड था वो बढ़ना शुरू हुआ। 1996 के बाद से काफी तेजी से व्यापार जो है होना शुरू हुआ और धीरे धीरे हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो बढ़ता चला गया। और आज की तारीख में बांग्लादेश जो है वो भारत का साउथ एशिया में लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ये सवाल ये फैक्ट के रूप में अपने काम आ सकता है एमसीक्यू में, कि बांग्लादेश आज की तारीख में साउथ एशिया में भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में कुल मिलाकर 18 बिलियन के आसपास तक का व्यापार हुआ था 2021-22 तक के 2021-22 तक का जो डाटा है उसमें लगभग 18 बिलियन डॉलर्स के आसपास तक का जो है हमारे बीच में व्यापार हुआ था। दोनों ने, कुछ उन्होंने हमसे खरीदा, कुछ हमने उनको दिया, उसका जो टोटल हिसाब किताब निकल कर आता है लगभग वो 18 बिलियन के आसपास है। ये इससे ज्यादा जरूरी पॉइंट ये है कि आज की तारीख में बांग्लादेश साउथ एशिया में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साउथ एशिया में
भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। दूसरा ये कि बांग्लादेश अपना जो भी सामान एक्सपोर्ट करता है, तो इंडिया जो है उसका एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है पूरी दुनिया में। यानी कि बांग्लादेश जिसको भी अपना सामान एक्सपोर्ट करता है, तो सबसे ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करने वाले जो उससे सबसे ज्यादा सामान खरीदते हैं उन देशों की लिस्ट में हम दूसरे नंबर पर आते हैं। एंड हमें वो लगभग 2 बिलियन के आसपास तक का सामान एक्सपोर्ट करता है, यानी कि बांग्लादेश हमारे मार्केट में सामान बेचकर $2 बिलियन के आसपास में कमा रहा है। हम उसके सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो दोनों देशों ने इतिहास बना दिया था लास्ट ईयर एक पर्टिकुलर लिंक को इनॉग्रेट कर कर। अखोरा अगरतला रेल लिंक के नाम से एक रेल लाइन बिछाई गई है, जो अगरतला या फिर हमारा जो त्रिपुरा त्रिपुरा और बाकी सारा जो इलाका है वहां से बांग्लादेश के बीच में चलता है। इस पूरे ये जो आपका अखूरा और अगरतला रेल लिंक है, ये बांग्लादेश को हमारे नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है त्रिपुरा के थ्रू। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। लास्ट ईयर दोनों देशों ने क्या किया है, अखौरा अगरतला रेल लिंक को लॉन्च किया है। अब यह सवाल बनता है कि अखौरा अगरतला रेल लिंक किससे किसके बीच में चलता है, तो बांग्लादेश से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है ये रेल लिंक त्रिपुरा के रास्ते। बांग्लादेश से ट्रेन आपका त्रिपुरा तक पहुंचती है और उसके बाद में फिर वो नॉर्थ ईस्ट को फर्दर इलाकों को कनेक्ट किया जा रहा है। अब ये जो लिंक है, इसका हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा ये है कि ये हमको बांग्लादेश के चट्टोग्राम और मंगला जो पोर्ट्स हैं, चट्टोग्राम या मोंगला या मंगला भी आप इसको पढ़ सकते हो, बांग्लादेश में ये जो पोर्ट्स हैं वहां तक हमको एक्सेस मिल जाता है। अब इन पोर्ट्स पे एक्सेस होने का मतलब यह है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में हमको सामान भेजना है, तो चिकन स्नैक के रास्ते हम लोग नॉर्थ ईस्ट में सामान भेजें, उसकी जगह हम लोग आपका कलकत्ता से या किसी दूसरे पोर्ट से हम लोग डायरेक्ट ये चट्टोग्राम या फिर मंगला के पोर्ट तक सामान भेज देते हैं बांग्लादेश, और वहां से ट्रेन में लाद कर फिर ये सारा का सारा सामान हम लोग ये सारा का सारा कार्गो नॉर्थ ईस्ट के जो दुर्गम किस्म के स्थान है वहां पर हम लोग पहुंचा सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दिस विल बूस्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड डेवलप असम एंड त्रिपुरा। ऑल्सो देर इज अ बिम्स्टेक मार्केट प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। अब ये जो पूरा का पूरा अखोरा अगरतला का रेल लिंक है, जिसकी मदद से हम लोग बांग्लादेश के चट्टोग्राम और मंगला पोर्ट की मदद से अपने नॉर्थ ईस्ट तक सामान ज्यादा बेहतर तरह से भेज सकते हैं। इससे क्या फायदा हो रहा है, यहाँ से जो सामान है अपना त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों से, उसको भी हम लोग ट्रेन की मदद से यहाँ तक ला सकते हैं। अब चाहे हमें अपने देश में दूसरे इलाकों में भेजना हो, चाहे किसी दूसरे जगह पे एक्सपोर्ट करना हो, यहीं कहीं हम लोग उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में सामान भेजना हो वो आसानी से भेजा जा सकता है। प्लस नॉर्थ ईस्ट के इलाकों की जो स्मॉल इंडस्ट्रीज वगैरह का सामान अगर एक्सपोर्ट करना हो वो आसानी से हो सकता है। दूसरे शब्दों में नॉर्थ ईस्ट में काफी बड़ी मात्रा में डेवलपमेंट या प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी लाई जा सकती है। स्पेसिफिकली अगर असम और त्रिपुरा की बात की जाए, तो इन दोनों में जो है, इन दोनों को इस रेल लिंक का सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक बिम्स्टेक का प्लान है, उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। इस प्लान के चलते अब हम लोग कर ये रहे हैं, इंडिया में जैसे अपना खुद का एक मेजर आपका जो है पूरा का पूरा कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट बना रखे हैं, उसी तरह से बांग्लादेश ने, म्यांमार ने और थाईलैंड ने भी अपने अपने मेजर ट्रांसपोर्टिंग के प्रोजेक्ट बना रखे हैं, अपने नेशनल हाईवेज वगैरह का पूरा एक जाल बिछा रखा है। अब प्लान ये है कि इंडिया के जो आपके मेजर आपके जो हाईवेज वगैरह हैं, बांग्लादेश के साथ में उनको ऐड किया जाए। इसी तरह से बांग्लादेश वालों के जो मेजर हाईवेज हैं उनको म्यांमार के साथ में ऐड किया जाए, और म्यांमार वालों के जो मेन हाईवेज मेजर हाईवेज या प्रोजेक्ट्स हैं उनको या इंफ्रास्ट्रक्चर के ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स हैं उसको ऐड किया जाए थाईलैंड के साथ में। इन सब की मदद से होगा ये कि पूरा का पूरा एक शिपिंग नेटवर्क जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा। आपको जिस भी पोर्ट के थ्रू सामान इंपोर्ट करना हो या जिस भी पोर्ट के तहत आपको सामान एक्सपोर्ट करना हो, अब आपको इसकी चिंता नहीं है कि वो कौन से देश में है कौन से देश में नहीं है। आप रोड के माध्यम से, रेल के माध्यम से, या जो भी आपका कनेक्टिविटी का ट्रांसपोर्ट का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मदद से आप वो सामान वहां तक पहुंचा सकते हैं, और या फिर वहां से आप सामान लेकर आ सकते हैं। सामान का ज्यादा आसानी से आवागमन होगा, ट्रेड ज्यादा बढ़ेगा, तो पूरे के पूरे इलाके में प्रोग्रेस आएगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। ये एक चीज है। इसमें भी इंडिया की जो प्राइमरी फोकस है, ये जो पूरा का पूरा ये बिम्स्टेक का जो मास्टर प्लान है, इसमें इंडिया का जो प्राइमरी फोकस है वो ये है कि हम लोग एक मातारबाड़ी पोर्ट है बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश में स्थापित है या बांग्लादेश में स्थित है, बांग्लादेश इसको बना रहा है, हम लोग वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मातारबाड़ी पोर्ट आपके त्रिपुरा से लगभग 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। एक बार अगर ये पूरा का पूरा आपका बिम्स्टेक का प्लान शुरू हो गया और हमारे चारों देशों का मेजर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अगर आपस में जुड़ गए और ये शिपिंग नेटवर्क अगर एक बार अच्छे से बनकर तैयार हो गया, तो खास तौर पे जो मातारबाड़ी पोर्ट है जो बांग्लादेश में सिचुएटेड है त्रिपुरा से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, हम लोग इसका इस्तेमाल कर कर एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खड़ा कर देंगे, जिसकी मदद से हम लोग ढाका और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लिंक कर देंगे। इससे होगा यह कि एक बार ढाका और नॉर्थ ईस्ट इंडिया लिंक हो गया,
तो इकोनॉमी जो है वो आपस में इंटरडिपेंडेंट हो जाएगी, तो लड़ाई झगड़े जो है, इमिग्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। बांग्लादेश से लोग भाग भाग कर आएंगे नहीं यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट बनकर, वहीं पे उनको जॉब मिलने लगेगी। नॉर्थ ईस्ट अपना डेवलप होगा तो उसका सामान अपने को फिर चिकन नेक के थ्रू निकाल कर जो आपका मेजर पोर्ट्स हैं वहां तक लाने में जो ज्यादा टाइम खर्च होता है उससे अपने को बचत होगी, और डायरेक्ट अपन लोग ये बांग्लादेश का जो पोर्ट है मातारबाड़ी पोर्ट, यहाँ से अपन लोग एक्सपोर्ट कर देंगे। इसी तरह कुछ जो क्रूशियल सामान है वो मातारबाड़ी पोर्ट के थ्रू हम लोग इंपोर्ट करके वहां पे भेज देंगे और वहां से फिर उसको सप्लाई कर दिया जाएगा। इस तरीके से जो आज की तारीख में नॉर्थ ईस्ट काफी हद तक जो कटा कटा सा रहता है हिंदुस्तान से, या जो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, उससे काफी हद तक जो है हमको निजात मिल जाएगी, उससे हम लोग काफी हद तक फ्री हो जाएंगे। अब ये तो खैर अच्छी अच्छी बातें हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इस सब के बारे में अपन ने बात कर ली। ऑल्दो हमारे रिश्ते बड़े अच्छे चल रहे हैं बांग्लादेश के साथ, बट फिर भी इसमें कुछ ऐसे बातें हैं जिसको लेकर टेंशन की स्थिति अभी बनी हुई है। तो क्या वो बातें हैं, किन बातों को लेकर टेंशन की स्थिति बनी हुई है? भारत और बांग्लादेश के बीच में प्राइमरीली 4 फैक्टर्स हैं जिसके चलते टेंशन की स्थिति बनी है। सबसे पहले तो तीस्ता रिवर जो है, जो सिक्किम से शुरू होता है, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जाता है, इसके वाटर के शेयरिंग को लेकर कुछ डिस्प्यूट बना हुआ है। बांग्लादेश वाले ये बोलते हैं कि भाई हमको इसमें से ज्यादा पानी चाहिए। बंगाल वालों का कहना यह है कि हम लोग इसका ज्यादा पानी शेयर नहीं कर सकते, हमें भी उसकी जरूरत है। तो इस बात को लेकर डिस्प्यूट बना हुआ है। और वाटर क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है, तो जब तक स्टेट अपना कंसेंट नहीं देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ कर नहीं सकती। तो इसके चलते भारत और बांग्लादेश के बीच में इस तीस्ता रिवर के पानी की शेयरिंग को लेकर कुछ इशू बने हुए हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, इसको लेकर कोई अभी तक समझौता हो नहीं पा रहा। दूसरा जो रोहिंग्याओं का इशू है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम की स्थिति बना हुआ है। हमारे बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ में अच्छे रिश्ते हैं। म्यांमार में रोहिंग्या और म्यांमार जो है, वहां से रोहिंग्याओं को अल्टीमेटली भगाया गया जब इन्होंने वहां पे लड़ाई झगड़े शुरू किए थे। अब वो काफी बड़ी मात्रा में आपके बांग्लादेश में आ गए। बांग्लादेश वाले ये बोलते हैं कि इनको किसी तरीके से वापस म्यांमार भिजवाया जाए, इसके लिए म्यांमार की जो आपकी सरकार है उसको तैयार करवाया जाए, इंडिया इसमें एक रोल निभाए। हम लोग इसमें ज्यादा कुछ अभी कर इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहां पर अभी मिलिट्री रूल लगा हुआ है और वो लोग इतना हमारी बात नहीं मान रहे। ज्यादा उन पर इसलिए हम लोग स्ट्रेस नहीं दे सकते कि वो चाइना की तरफ झुक जाएंगे, वो भी हम नहीं चाहते कि हो जाए। तो इसलिए एक बड़ी टेंशन की स्थिति बननी है, और बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से उनको लग रहा है कि इंडिया रोहिंग्या के इशू में कुछ कर नहीं रहा। तो एक ये प्रॉब्लम है। तीसरा, जो हमारा इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है, ये बड़ा पोरस बॉर्डर है। आज भी काफी बड़ी मात्रा में इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से इस तरफ आ जाते हैं। असम में तो पूरे का पूरा एक इमिग्रेशन इलीगल इमिग्रेंट्स की एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। दूसरा ये कि यहाँ से कैटल स्मगलिंग काफी बड़ी मात्रा में होती है, और भी कई सारी चीजों की स्मगलिंग वगैरह होती है। तो इसके चलते ये जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन और स्मगलिंग और बाकी इलीगल एक्टिविटीज हो रही है बॉर्डर पे, एक ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। इसको लेकर दोनों देशों के बीच में काफी कह सकते हैं खटपट होती रहती है ये। और लास्ट, दोनों देशों में जो मेजोरिटेरियन फोर्सेस का राइज हुआ है कि अपनी माइनॉरिटीज को लेकर दोनों देशों में कह सकते हैं कि दोनों देशों के मन में ये थॉट प्रोसेस है कि भाई भारत में जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ में अच्छा नहीं हो रहा, और भारत वालों का कहना यह है कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज हैं उसके साथ में अच्छा नहीं हो रहा। तो दोनों देशों में जो मेजोरिटेरियन फोर्सेस का राइज है, कम से कम दोनों को जो लग रहा है अपने अपने पर्सपेक्टिव से, ये भी एक इशू बना हुआ है, ये भी एक बड़ी टेंस स्थिति बनी हुई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स हैं जो दोनों देशों के आपसी रिश्तों में अभी भी एक टेंशन का प्रॉब्लम या फिर एक टेंशन क्रिएट करते हैं। इसके अलावा ग्लोबली भी ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं जिसका हमारे रिश्तों पर एक असर पड़ सकता है या पड़ रहा है। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यह बोला है कि बांग्लादेश में जो है डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग हो रही है, यानी कि यहां पर डेमोक्रेसी धीरे धीरे गर्त में जा रही है, डेमोक्रेसी धीरे धीरे अथॉरिटेरियन रूल में कन्वर्ट हो रही है। यहां पर डेमोक्रेसी जिस तरह से फंक्शन करना चाहिए उस तरह से फंक्शन नहीं कर रही। पहले तो अमेरिका वालों ने ये कमेंट किया। फिर दूसरा, उन्होंने ये बोला कि अभी जो रिसेंटली इलेक्शंस करवाए गए हैं बांग्लादेश में, ये इलेक्शंस फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं थे, ये सही तरीके से नहीं हुए। इस तरीके के कुछ एक तो नेगेटिव कमेंट इन्होंने किए हैं। दूसरा, बांग्लादेश में एक बांग्लादेशी फोर्स है, बांग्लादेशी एंटी क्राइम और एंटी टेररिज्म फोर्स के नाम से उनकी एक पैरामिलिट्री फोर्स है। इसके ऊपर अमेरिका वालों ने सैंक्शंस लगा दिए हैं, ये बोलकर कि ये फोर्स ने ह्यूमन राइट्स का काफी बड़े लेवल पर वायलेशन किया है। अब जब अमेरिका ने इस तरीके की हरकतें करी हैं, तो उसके नतीजे में बांग्लादेश ने किया ये कि बांग्लादेश ने चाइना के साथ में अपने रिश्ते जो हैं ज्यादा बेहतर करना शुरू कर दिए। इनफैक्ट क्योंकि बांग्लादेश के रिश्ते चाइना के साथ में अच्छे हो रहे थे, उसी की चिढ़ में अमेरिका वालों ने ये हरकत करी है। तो
हुआ ये कि अब इसके चलते उन्होंने चाइना के साथ में अपने रिश्ते और मजबूत करना शुरू कर दिए। अब ये हमारे लिए सरदर्द बन जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि चाइना को इस रीजन में एंट्री मिले। और बांग्लादेश बेसिकली एक गरीब देश है। चाइना ने जैसे श्रीलंका के साथ में किया था कि काफी बड़ी मात्रा में कर्जा दिया, जब कर्जा नहीं चुकाते बना तो उनका एक हम्बन टोटा पोर्ट 99 साल के लिए लीज पर ले लिया। इस तरीके के नाटक चाइना बांग्लादेश में भी करेगा। अब जिस तरीके से वो नीचे श्रीलंका में आके बैठ गया है, उसी तरह से वो बांग्लादेश में भी आके बैठ जाएगा, फिर हमारे लिए दिक्कत की बात है। क्योंकि आने वाले वक्त में इंडिया और चाइना की जिस तरीके से राइवलरी बनकर तैयार हो रही है, हम नहीं चाहते कि चाइना हम इंडियन ओशियन रीजन में या हमारे बैकयार्ड में कहीं पर भी आए। और चाइना पूरी ताकत से लगा हुआ है कि हम इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेंगे। तो बांग्लादेश का जो चाइना की तरफ में टिल्ट है, या जिस तरह से वो उसके साथ में अपने संबंध घनिष्ठ बना रहा है, ये हमारे लिए एक चिंता की बात है, ये हमारे लिए कंसर्निंग स्थिति है। और जैसे जैसे अमेरिका इनके ऊपर कह सकते हैं कि अपने हाथ कस रहा है, वो ज्यादा उतना चाइना के साथ में करीब जा रहे हैं, और ये हमारी टेंशन बढ़ा रहा है। हालांकि ये शेख हसीना का या फिर बांग्लादेश की गवर्नमेंट का कहना यह है कि हम लोग इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप्स को समझते हैं, और चाइना के साथ में भी अपने रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत प्रिकॉशंस में है। हम इस तरीके की चीजें नहीं करेंगे जिससे हिंदुस्तान के हितों का नुकसान हो। पर अल्टीमेटली मालदीव के साथ अभी हमने देख लिया कि सरकार बदली, और जैसे ही वो थोड़ा सा चाइना की प्रो चाइना एक जो प्रेसिडेंट आया, तो उसने अपने पूरे रिश्ते इंडिया के साथ में खराब करके चाइना को एडवांटेज देने की कोशिश करी। तो हमारा कंसर्न यही है कि कल को अगर इसकी गवर्नमेंट चली गई और कोई ज्यादा प्रो चाइनीज किस्म का अगर लीडर आ गया, तो हमारे लिए नुकसान ना हो जाए। ये कुछ सारी चीजें भी जो है ग्लोबल जो रीजंस चल रहे हैं, उसका भी हमारे रिलेशनशिप्स के ऊपर कुछ असर वगैरह पड़ रहा है। तो ये उस पूरे के पूरे आर्टिकल्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ से प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या अपने लिए काम की बात है, उसको अपन समझ लेते हैं। मेंस में आपके लिए ये चीज काम आ सकती है कि अपने रिश्ते इनके साथ में कब बने, कब खराब हुए, और खराब होने के पीछे के जो मेन रीजंस थे हिस्टोरिकली क्या है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट कि इनके साथ में अपने रिश्तों का दूसरा फेज कब शुरू हुआ, 1996 में। सबसे पहला काम क्या किया गया था, गंगा वाटर की शेयरिंग को लेकर ट्रीटी साइन की गई। और उसके बाद में हम लोगों ने किन किन क्षेत्रों में काम किया है। तो एक तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट काम आ सकता है कि ये अपना साउथ एशिया में अपना लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। दूसरा, इंडिया जो है बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट जो है ट्रेडिंग पार्टनर है, अगर सिर्फ एक्सपोर्ट की बात की जाए। वो 2 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट हमको करते हैं। तीसरा, ये जो ये अखौड़ा अगरतला रेल लिंक है, वो कहां से कहां चलता है, तो ये बांग्लादेश से इंडिया को जोड़ता है त्रिपुरा के रास्ते, या बांग्लादेश से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है त्रिपुरा के रास्ते। और इस पर्टिकुलर लिंक के चलते अपने को चट्टोग्राम और मंगला के नाम से 2 पोर्ट हैं, वहां पर एक्सेस मिलता है, जिससे अपने असम और त्रिपुरा में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा, और यहाँ पे कनेक्टिविटी को बढ़ा के हम लोग सामान ज्यादा जल्दी ज्यादा इफेक्टिवली भेज सकते हैं। अगला ये कि बिम्स्टेक मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी क्या है, तो 4 देश बिम्स्टेक मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के तहत में इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड, ये 4 देश अपने जो मेजर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स हैं उनको आपस में जोड़कर एक शिपिंग नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा एक नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। इसकी मदद से भी अपन लोग मातारबाड़ी पोर्ट पे पहुंचना चाहते हैं, जिसकी मदद से फिर अपन लोग अल्टीमेटली अपने पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट के इलाके को हम लोग त्रिपुरा की मदद से हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे नॉर्थ ईस्ट के साथ में, और पूरे के पूरे रीजन में हम लोग प्रोग्रेस लेकर आना चाहते हैं। ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ढाका और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अच्छे से जो है लिंक कर देगा। इसका इस्तेमाल आप मेंस में कर सकते हैं। प्री में यही पूछा जाएगा कि ये बिम्स्टेक का जो प्रोजेक्ट है इसमें कितने देश शामिल है, तो नाम याद रखिएगा, थाईलैंड, म्यांमार, इंडिया, बांग्लादेश। ठीक है जी। इसके बाद आज की तारीख में भी अपने इनके साथ में जो मेन पॉइंट्स ऑफ टेंशन है वो क्या क्या है, तो ये 4 फैक्टर। तीसरा, वाटर डिस्प्यूट, ये रिवर शेयरिंग को लेकर जो डिस्प्यूट है, रोहिंग्या का नाटक, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, और राइज ऑफ मेजोरिटेरियन फोर्सेस का जो इशू है, ये 4 मैटर है जिसको लेकर कंसर्न बने हुए हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरीके की चीजें हो रही हैं जिसके चलते ये चाइना की तरफ जा रहे हैं, वो भी अपने लिए कंसर्न की बात है। ये सारा डाटा है, इसका इस्तेमाल आप अगर बांग्लादेश से रिलेटेड या नेबरहुड से रिलेटेड अगर कुछ लिखने के लिए आता है बांग्लादेश के रिस्पेक्ट में, आप इस सारे डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें, तो ये हो गई ये वाली न्यूज खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 23 जनवरी 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दूसरे फ्रेंड्स जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें जनरल स्टडीज पूछी जाती है या करंट अफेयर पूछा जाता है, उनसे भी इन वीडियोस को शेयर करें। एंड जितना हो सके इस वेंचर का फायदा उठाएं, अपनी प्रिपरेशन को जितना हो सके उतना इन्हांस करें, एंड आगे बढ़ते चलें, मेहनत करते चलें, सफलता और तरक्की को प्राप्त करें। इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।